आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्री के बाद मेंस ज़रूर लिखेंगे। और मेंस एग्ज़ाम आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत ही विविध आयामी होता है और हर क्षेत्र से आपके ज्ञान को परखा जाता है। इसी संदर्भ में मैं दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। एक अभी हाल ही में आपने सुना है कि सियाराम बाबा जो 110 वर्षों के उपरांत स्वर्गलोक वासी हो गए और जिन्होंने 15 वर्ष अपने जीवन के मौन रहकर बिताया, अध्यात्म के करीब रहे और बहुत ही सत्संगी जीवन उन्होंने सादगी के साथ में व्यतीत किया। और उनकी इस संपूर्ण जीवन यात्रा का जो एक वाक्य में संदेश रहा वो ये रहा कि कर्म के सिवा आपका कोई साथी नहीं है। कर्म के सिवा आपका कोई साथी नहीं है। अब एक दूसरी घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा। अतुल सुभाष नाम अब तक आपके कानों पर, आपके दिमाग पर, जहन पर बैठ ही चुका होगा। एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जीनियस दिमाग, एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करने वाला पर्सनालिटी को किस तरह से फांसी पे चढ़ा दिया गया। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ कि फांसी पे चढ़ा दिया गया। उन्होंने आत्महत्या नहीं की। उनके सराउंडिंग के लोग ऐसा व्यक्ति जिसको उन्होंने जीवन साथी के रूप में चुना था, उसने और हमारे इस सिस्टम ने मिल करके उनको फांसी दे दी। मैं ना तो उनकी आत्महत्या का समर्थन कर रहा हूं और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि उनको आत्महत्या करनी चाहिए थी। उन्होंने जो भी अपने मरने से पहले 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा है, 80 मिनट का वीडियो रिकॉर्डेड करके सोशल मीडिया पे प्रसारित किया है, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के गए हैं वो। क्या ऐसा हुआ कि एक इतना जीनियस व्यक्ति, एक इतना ब्रिलियंट दिमाग का जो एआई सॉफ्टवेयर और एक निजी कंपनी में कार्यरत, उच्च पद पर कार्यरत था, इतना उसको लोगों ने, सिस्टम ने प्रताड़ित कर दिया कि उसने मरना ठीक समझा। ये किसकी हार है? मानवता की हार है? समाज की हार है? या हमारे जुडिशरी सिस्टम या पूरे सरकारी प्रबंध तंत्र की हार है? इस पर विश्लेषण करना चाहिए। और खासकर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें गहनता से विचार करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं समाज में क्यों हो रही हैं, इनका समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसपे 9 फ्रॉड केसेस लगाए गए, पुलिस केसेस लगाए गए, एलुमिनी के नाम पे 1 करोड़ से बढ़ा करके 3 करोड़ की डिमांड रखी गई, चाइल्ड मेंटेनेंस के नाम पे 40,000 प्रति माह से बढ़ाते हुए उसको 1 लाख प्रति माह तक ले जाया गया। 2 साल के बच्चे के लिए 1 लाख प्रति माह का मेंटेनेंस। आप क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो मेंटेनेंस जिस भी कोर्ट द्वारा सैंक्शन किया गया होगा वो किस स्थिति में होगा? मुझे आप एक एग्जांपल अपने आसपास सोच करके दे दीजिए कि आपके किस बच्चे के मेंटेनेंस के लिए महीने में 1 लाख रुपए खर्च होता हुआ आपको दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर इस तरह के जो डिसीजन लिए जाते हैं, लोगों पे थोपे जाते हैं, किस आधार पे थोपे जाते हैं? क्या यह उचित है? क्या यह होता रहना चाहिए? ये सवाल आपको खड़े करने होंगे, इनके उत्तर ढूंढने होंगे और इनके अगर उत्तर नहीं है तो भविष्य में इनके क्या सलूशन हो इस पर विचार करना होगा। एक तरफ उससे डिमांड होती है कि अगर 5 लाख आप देंगे तो आपके केस निपटा देंगे। दूसरी तरफ 3 करोड़ अगर आप देते हैं तो मैं सारे पुलिस केसेस हटा लूंगी। ऊपर से 30 लाख रुपए इस बात के कि आप अपने बच्चे का चेहरा देख पाएंगे। ये आप एज्यूम कर सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं कि किस स्तर का ये मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न रहा होगा। एक व्यक्ति जो बंगलुरु में प्राइवेट नौकरी कर रहा है और वो जौनपुर आता है मुकदमे की सुनवाई के लिए, वो भी 140 बार। जरा सोच के देखिए महीने में कितनी बार आता होगा। जौनपुर और बंगलुरु के बीच का डिस्टेंस क्या है? आना, छुट्टियों को मैनेज करना, आने जाने का, फ्लाइट का या जो भी जिस भी माध्यम से आता है उसका किराया, उसको कितना कितना ज्यादा निचोड़ा गया। किसने निचोड़ा? उस व्यक्ति ने जिसको उसने जीवन साथी के रूप में चुना था। उस सिस्टम के साथ मिलकर, जिस सिस्टम से हम और आप ये आशा करते हैं कि जब भी हम परेशानी में घिरेंगे तो ये सिस्टम हमें न्याय दिलाएगा। आपको याद होगा 2013 में निर्भया कांड हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? सड़क से संसद तक आवाज उठी थी और संसद को कानून बनाना पड़ा था कि किस इस तरह के केसेस दोबारा ना हो, अगर हों तो उनके लिए ये प्रावधान किए जाएंगे। क्या अब वो वक्त दोबारा नहीं आया है? क्या आज वो स्थिति फिर से नहीं उत्पन्न हुई है कि इस तरह के केसेस के लिए भी सड़क से संसद तक आवाज उठे, कानूनों को बनाया जाए, न्यायपालिका में सुधार किए जाएं
और ऐसे केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट का भी गठन होना चाहिए और उनकी तय सीमा तय होनी चाहिए कि फला दिनों में, इतने महीने में ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे। जो 9 तरह के फर्जी केसेस अतुल सुभाष पे लगाए गए, क्या वो केस एफआईआर लिखने के पहले उनकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए कि इस तरह के कोई भी केसेस एफआईआर दाखिल करने के पहले उनकी पूरी तरह से जांच की जाए, सही होने पर ही उनको एफआईआर की जाए? ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हमें आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना घटें इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर आपको विचार करना होगा। और इस पर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी करनी चाहिए। 100% मान के चलिए कि जीएस थर्ड पेपर एथिक्स और एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है, पॉइंट है, टॉपिक है, इसको कंसीडर करते हुए तैयार कीजिए और कोशिश करिए कि इसमें कितना अच्छा से अच्छा मटेरियल आप जनरेट कर सकते हैं और इसमें आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्या सुधार आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसके साथ ही अगर आपके आसपास ऐसा कुछ होता हुआ आपको महसूस हो रहा है या आप स्वयं ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे आत्मघाती कदम उठाने से पहले एक बार उसको समाज के साथ में अपने जो भी आपके जानने पहचानने वाले उनके बीच में बैठ के बात कीजिए और कम से कम ऐसे आत्मघाती कदम तो ना उठाइए प्लीज़।